हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 12 का एक लेसन है हनी बी, मधुमक्खी, एपीकल्चर और इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। मधुमक्खी के बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का और इंसेक्टा वर्ग का, कीट वर्ग का सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है। यह जो है अपने द्वारा बनाए गए मोम के जो छत्ते होते हैं उसके अंदर संघ बना करके रहता है। इसके खुद के द्वारा बनाए गए मोम के छत्तों के अंदर ये संघ बना के रहता है, जिसके अंदर एक रानी मक्खी होती है, कई सौ नर होते हैं और बहुत सारे इसके अंदर श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। यानी 3 कैटेगरी के इसके अंदर मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी, श्रमिक और नर। ठीक है। एक छत्ते के अंदर जो है इनकी संख्या लगभग जो है वो 5000 से लेकर के 7000 तक हो सकती है। तो इतने के जो एक छत्ते के अंदर इन मधुमक्खियों की संख्या होती है और इनसे जो है शहद प्राप्त होता है। शहद बहुत ही पौष्टिक होता है। ये शहद इकट्ठा करके लाती हैं, मकरंद इकट्ठा करके लाती है, इसको शहद के अंदर परिवर्तित करती हैं। ठीक है। पौष्टिक जो आहार होता है मनुष्य का। मधुमक्खियाँ जो है इसकी जो है जो स्पीसीज है, 5 स्पीसीज है हमारे पास में इसकी। सबसे पहली है सारंग मधुमक्खी। सारंग मधुमक्खी या इसको एपिस डॉर्सेटा कहा जाता है। दूसरी है बबर मधुमक्खी या इसको एपिस इंडिका कहा जाता है। छोटी मधुमक्खी या एपिस फ्लोरिया। उसके बाद डंपर मधुमक्खी, इसको एपिस मेलिपोना, और यूरोपियन मधुमक्खी, इसको एपिस मेलिफेरा कहा जाता है। तो ये जो है मधुमक्खी की स्पीसीज है जो कि जिससे कि शहद प्राप्त होता है। ठीक है। अब बात करें हम सारंग मधुमक्खी की, तो सारंग मधुमक्खी ये बड़े आकार की जो मक्खी होती है उसको सारंग मधुमक्खी कहा जाता है, जिसके छत्ते जो है वो ऊपर ऊंची ऊंची मकानों पे, बिल्डिंग जो ऊंची ऊंची होती है, बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं, तो वो सारंग मधुमक्खी होती है एपिस डॉर्सेटा। ठीक है। और ये जो है माइग्रेटरी स्वभाव की होती है, देशांतरण स्वभाव की, माइग्रेटरी स्वभाव की होती है, यानी एक जगह पर टिक करके ये नहीं रहती है। इस कारण से इसका पालन नहीं किया है। शायद इससे ज़्यादा प्राप्त होता है लेकिन ये माइग्रेटरी स्वभाव की होती है, इसलिए इसका पालन जो है नहीं किया जाता है। उसके बाद में है जो छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया और डंपर मधुमक्खी एपिस मेलिपोना। ये मधुमक्खियाँ जो है छोटे आकार की होती हैं और इनका भी पालन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इनसे जो शहद प्राप्त होता है बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इसका जो पालन करना वो जो है एपीकल्चर के लिए सही नहीं है। उसके बाद में मधुमक्खी एक तो है एपिस इंडिका, बबर मधुमक्खी एपिस इंडिका और यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। ये 2 मधुमक्खियां हैं जिनको एपीकल्चर के अंदर जो है पालने के लिए रखा गया है। तो 2 मधुमक्खियां एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, इनका पालन किया जाता है, इनको एपीकल्चर के अंदर रखा जाता है। तो इनसे शहद भी काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर मिलता है, लगभग जो है 15 से 20 किलो शहद इससे मिलता है। और ये इतनी ज़्यादा उग्र स्वभाव की भी नहीं होती है, यानी ज़्यादा डंक भी नहीं मारती है। ये जो मक्खी है सारंग मधुमक्खी, ये डंक भी बहुत मारती, उग्र स्वभाव की होती है। ठीक है। ओके। तो ये जो इसके जो नाम है स्पीसीज है, साइंटिफिक नेम है इनके, और उसके सामान्य नाम है, ये याद रखने। इसका क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। अब मैंने देखा है कि मधुमक्खी जो है इसके अंदर ये सामाजिक कीट है, तो इसमें विभिन्न वर्ग के जो है विभिन्न प्रकार के मधुमक्खियाँ होती हैं। तो इनमें कौन कौन सी होती है? सबसे पहली इसमें होती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी के क्या इसमें विशेषता होती है, क्या इसकी क्वालिटी होती है? तो रानी जो होती है ये मधुमक्खी छत्ते की मुखिया होती है। रानी मधुमक्खी छत्ते की मुखिया होती है और एक छत्ते के अंदर सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। इसका जो जीवन काल है वो 2 से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। और ये जो रानी मक्खी होती है ये एक विशिष्ट गंध के द्वारा, एक विशिष्ट स्मेल के द्वारा, गंध के द्वारा जो पूरे छत्ते का नियंत्रण करती है।
पूरा छत्ता जो है इस रानी मधुमक्खी के कंट्रोल में होता है, एक गंध के विशिष्ट गंध के द्वारा जो उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और ये जो रानी मधुमक्खी है इसका जन्म कैसे होता है? इसका जन्म जो है निषेचित अंडों से होता है। रानी मधुमक्खी जो है वो निषेचित अंडों से निकलती है और इससे निकलने के बाद इसको जो है श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा जो है रॉयल जेली खिलाई जाती है। रॉयल जेली खिलाने के बाद जो है ये रानी मधुमक्खी के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जिन मधुमक्खियों को रॉयल जेली मिलती है वो रानी मधुमक्खी के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि निषेचित अंडों से निकलती है। दूसरी बात है कि ये जो है आकार के अंदर और लंबाई के अंदर सबसे बड़ी होती है। इन तीन जो वर्ग की मधुमक्खियां हैं, रानी है, श्रमिका और नर है, इनमें सबसे बड़े आकार की होती है रानी मधुमक्खी। आकार भी बड़ा होता है और लंबाई भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये रानी मधुमक्खी होती है। इस रानी मधुमक्खी के अंदर जो है मोम ग्रंथियों का अभाव होता है, मोम ग्रंथियाँ इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर पंख होते हैं और मुखांग है और डंक है। ये तीनों चीज़ें जो है कम विकसित होती हैं लेकिन कम विकसित होती हैं, ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें ये कोई काम नहीं करना होता है। ठीक है, जो रानी मधुमक्खी होती है ये जब रानी पुत्री होती है, जब ये रानी पुत्री होती है तब जो है ये एक बार मैथुनिक उड़ान भरती है। जीवन में एक बार ही मैथुनिक उड़ान भरती है जिसमें ये आगे उड़ती है और कई सारे नर जो है वो पीछे इसके उड़ते रहते हैं। तो जो नर जो है आपस में लड़ते भिड़ते जो है वो कुछ तो मर जाते हैं, कुछ जो है अच्छे नर होते हैं यानी जिनकी उड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है वो जो है इसका पीछा करते हैं और उनमें से एक नर जो है वो उसको मैथुन का अवसर मिलता है। एक नर जो है इसके रानी मधुमक्खी होती है, पुत्री रानी उसके साथ मैथुन क्रिया करता है, बाकी सारे जो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, मैथुन क्रिया के समय जो है ये जो रानी पुत्री होती है ये अपने जो स्पर्मेथिका होती है उसके अंदर शुक्राणु को संग्रहित कर लेती है। ठीक है, उस स्पर्मेथिका के अंदर शुक्राणु को संग्रहित कर लेती है और वापस जो है छत्ते के अंदर आ जाती है और छत्ते में आने के बाद ये अब बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, और वो जो अंडे जो इसने शुक्राणु जो है वो इकट्ठे किए हैं वो पूरे जीवन भर जो है पूरे जीवन काल के अंदर उसमें से थोड़े थोड़े शुक्राणु जो लेती रहती है और जो है अंडों को निषेचित करती रहती है, यानी दोबारा इसको मैथुन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अब ये जो है अंडे हैं उसमें श्रमिक निकलेगा या उसमें से नर निकलेगा या उसमें मादा निकलेगी, इस सब का नियंत्रण जो है इसी रानी मधुमक्खी के कंट्रोल में होता है। तो रानी मधुमक्खी इस बात को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है कि उन अंडों से श्रमिक निकलेगा या फिर उसमें से रानी मधुमक्खी निकलेगी या फिर उसमें से नर मधुमक्खी निकलेगी। इसका नियंत्रण रानी मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। ठीक है, और इस मधुमक्खी का जो है एक ही काम है, सिर्फ वो क्या है, अंडे देने का। रानी मधुमक्खी जो है उसका एक ही काम होता है अंडे देने का। उसने एक बार मैथुन कर लिया उसके बाद वो अंडे देने का काम करती है छत्ते से, अब वो बाहर नहीं निकलती है, बस वो अंडे ही देती रहती है। ठीक है, और खाने पीने के लिए और अपने सभी कार्यों के लिए वो श्रमिकों पर निर्भर रहती हैं, सारे उसके काम जो वो श्रमिक करते हैं। जब ये रानी मधुमक्खी जो है वो बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तब इसको जो है छत्ते से बाहर कर दिया जाता है। रानी जब अंडे देने लायक नहीं रहती है, अंडे देना कम कर देती है, तब इसको छत्ते से बाहर कर देते हैं और जो पुत्री जो रानियाँ होती हैं उनको जो है रॉयल जेली खिलाने लग जाते हैं, श्रमिक उनको रॉयल जेली खिलाने लग जाती है। तो जो रानी मधुमक्खी जो है उन पुत्री मधुमक्खियों में सबसे पहले निकलती है उसको रॉयल जेली दी जाती है और रानी बन जाती है, और दूसरी जो भी प्रवर्धनशील मधुमक्खियाँ होती हैं रानी पुत्रियाँ उनको मार देती हैं। ठीक है, तो जो पहली बार जो है रानी पुत्री निकलती है वही जो है रानी बनती है, बाकियों को वो नष्ट कर देती है। तो इसमें जो है एक डंक पाया जाता है, डंक भी पाया जाता है, काफी होता है। ये डंक का उपयोग करती है, किस लिए डंक का उपयोग जो है जो रानी मधुमक्खी होती है इसकी प्रतिद्वंदी जो होती है रानी मधुमक्खी उसको मारने के लिए डंक का प्रयोग करती है। ठीक है, वैसे ये डंक नहीं मारती है रानी मधुमक्खी, लेकिन अपनी जो प्रतिद्वंदी जो रानी मधुमक्खी है उससे लड़ने के लिए उसको मारने के लिए डंक का उपयोग करती है। तो ये सब कुछ है रानी मधुमक्खी के बारे में। उसके बाद अगली जो है मधुमक्खी है वो है नर मधुमक्खी, जिसको ड्रोन कहा जाता है। नर मधुमक्खी या ड्रोन कहते हैं।
इसकी जो छत्ते के अंदर संख्या है वो 20 से लेकर के 200 तक इसकी संख्या हो सकती है। ठीक है, ये आकार में जो है रानी मधुमक्खी से छोटे होते हैं। रानी मधुमक्खी की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। इनके जो है इनमें जो नर होते हैं इनमें पराग थैली पाई जाती है। पराग थैली और डंक और मोम ग्रंथियां जो है इनका अभाव होता है। ना तो इनमें पॉलन बास्केट पाई जाती है, ना इनमें डंक पाया जाता है, ना ही इनके अंदर जो है मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इनका जनन तंत्र जो होता है वो सुविकसित प्रकार का होता है और इनका एक ही काम होता है। क्या काम होता है? रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, उसके साथ मैथुन क्रिया करना। तो रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया करने का सिर्फ इनका एक ही काम होता है। ठीक है, तो इनकी संख्या जो है वो 20 से लेकर 200 तक होती है। अब है कि ये जो नर होते हैं, जब ऋतु है, ऐसी ऋतु है कि भोजन की कमी हो गई है। अच्छा, भोजन के लिए भी जो है ये जो है भोजन भी नहीं खाते। ये भोजन जो है वो श्रमिकों पर ही निर्भर होती है। जो श्रमिक भोजन लाते हैं वही सारा भोजन ये खाते हैं। ठीक है, अब जब भी ऋतु ऐसी आ गई है कि भोजन की कमी हो गई है तो ये मधुमक्खी जो श्रमिक है इनको छत्ते से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इनको छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है जब भोजन की कमी आ जाती है, जिससे कि दूसरों को भोजन मिल सके। ठीक है, तो ये है नर मधुमक्खी के बारे में। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है श्रमिक मधुमक्खी या वर्कर। श्रमिक मधुमक्खी या वर्कर ये आकार में सबसे छोटी होती है। आकार में ये छोटी होती है। इसका जो जन्म है वो निषेचित अंडों से होता है। रानी मधुमक्खी भी निषेचित अंडों से बनती हैं, श्रमिक भी निषेचित अंडों से बनते हैं, लेकिन जो नर होते हैं इनका निर्माण जो है अनिषेचित अंडों से होता है। ये अनिषेचित अंडों से बनते हैं, ये निषेचित अंडों से बनते हैं। ठीक है, और निषेचित अंडों से तो बनते हैं, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं उनको रॉयल जेली नहीं दी जाती है या कम दी जाती है। जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं ये निषेचित अंडों से बनते हैं, इनको रॉयल जेली नहीं दी जाती है, जिस कारण से ये बंध्या हो जाती हैं। ठीक है, ये जननक्षम नहीं होती हैं, ये बंध्या हो जाते हैं और वर्कर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है निषेचित अंडों से तो पैदा होते हैं, लेकिन इनको रॉयल जेली नहीं दी जाती, इसलिए ये श्रमिक बन जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर डंक है, मोम ग्रंथियां वो उपस्थित होती हैं, विकसित प्रकार की होती हैं। उदर पर डंक उपस्थित होता है। इसके उदर पर डंक जो है वो उदर पर उपस्थित होता है, चाहे वो श्रमिक मधुमक्खी है या फिर वो रानी मधुमक्खी है। उदर पर उनके डंक उपस्थित, उदर का जो अंतिम खंड होता है वहां पर डंक उपस्थित होता है। ठीक है, मुखांग इनके चाटने और चबाने वाले होते हैं। चाटने और चबाने वाले मुखांग इनके होते हैं। अंतिम जोड़ी जो इनकी टांगे होती हैं उस पर पॉलन बास्केट पाई जाती है। अंतिम जोड़ी जो टांगे होती है उसके ऊपर पॉलन बास्केट पाई जाती है, जिसके अंदर ये मकरंद को भर करके लाती हैं फूलों से और जो है छत्ते के अंदर ले आती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी जो उदर होता है, उदर के नीचे मोम ग्रंथियां होती हैं। उदर के नीचे मोम ग्रंथि होती है और टांगों की सहायता से वहां से उदर से मोम को ये जो है अलग करती हैं और उनको जो है मुखांगों के पास ला करके उसको चबा चबा के जो है लचीला बनाती हैं और उससे छत्ते का निर्माण करती हैं। उदर के निचले हिस्से से जो मोम निकलती है वहाँ से टांगों की सहायता से उस मोम को पृथक कर लेती हैं और फिर टांगों को मुख के पास ला करके उस मोम को चबाती हैं और चबा चबा करके उसको जो है लचीला बना करके उससे जो है छत्ते का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके मुखांग जो है वो चबाने वाले और चाटने वाले होते हैं। तो ये इनके श्रमिकों के बारे में। अब श्रमिक क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से श्रमिकों के कार्य क्या होते हैं उसको देखते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के कार्य है। श्रमिक मधुमक्खियों के निम्न कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है कि आसपास जहाँ इसका मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, एरिया, वहाँ पर जो वहाँ से मधु और परागकणों को एकत्रित करने का काम होता है। पहला काम इसका क्या है, मधु और परागकणों को एकत्रित करना, आसपास के क्षेत्र से मधु या परागकणों को एकत्रित करना। दूसरा इसका कार्य होता है छत्ते की जो है शत्रुओं से रक्षा करना। शत्रु जो होते हैं जैसे चींटियाँ वगैरह हैं वो छत्ते के अंदर शहरता है तो उसमें लग जाती हैं, तो उससे सुरक्षा करना वो श्रमिकों का कार्य होता है। तीसरा है छत्ते का निर्माण। तो छत्ते का निर्माण जो है वो मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है।
छत्ता जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, मधुमक्खी के द्वारा इसको बनाया जाता है। मधुमक्खी की उदर जो होती है वहाँ पर मोम ग्रंथि होती है और वहाँ से मोम जो है वो छुड़ा करके, टांगों के द्वारा वहाँ से मोम छुड़ा करके उसको मुंह तक लाया जाता है और मुंह के अंदर उसको चबा चबा करके उससे जो है मोम को लचीला बना करके उससे छत्ते का निर्माण और मरम्मत की जाती है। तो ये जो है इनके कार्य हैं, ठीक है। अब जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ, ये अपने का जो है अपने आप को दो दल के अंदर विभाजित कर लेती हैं। तो दो ग्रुप के अंदर अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं, जिसमें से एक ग्रुप जो होता है वो भोजन का पता लगाता है। पहला ग्रुप का काम क्या होता है कि वो भोजन का पता लगाता है कि भोजन कहाँ पर और किस दिशा के अंदर है, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो भोजन को लेकर के आता है, ठीक है। तो जो मधुमक्खियों का दल जो है भोजन का पता लगाने का काम करता है, वो दूर दूर तक जाता है और भोजन का पता लगाते हैं। जहाँ पर उसको भोजन का पता लग जाता है, जहाँ उनको भोजन मिल जाता है, तो वो भोजन को जो है अपने शरीर से चिपका करके वापस पुनः छत्ते पर आ जाते हैं, ठीक है। तो वापस छत्ते पर आ जाते हैं और छत्ते पर आ करके एक संचार क्रिया के द्वारा जो है इसकी सूचना दूसरे दल को देते हैं। तो जो मधुमक्खी जो है वो भोजन का पता लगा करके आई है, वो भोजन के कणों को अपने शरीर से चिपका कर जो है पुनः छत्ते पर आ जाती है और छत्ते पर आ करके सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह गोल गोल घूमती है। सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह गोल गोल घूमती है, जिसको वेगल नृत्य कहा जाता है। इसको वेगल डांस या वेगल नृत्य कहा जाता है। गोल गोल घूमते हुए जो है ये अपने उदर को जो है वो दाएं और बाएं हिलाती है और पंखों को जो है तेजी से फड़फड़ाते हुए चलती है और उसी दिशा के अंदर ही भोजन होता है। जिस दिशा में ये चलती है तो वो जो है गोल गोल घूमते हुए और जो उदर को दाएं बाएं हिलाते हुए, पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए जिस दिशा के अंदर ये चलती है वही भोजन की दिशा होती है, उसी दिशा में भोजन जो है वो उपस्थित होता है। और इस प्रकार की संचार क्रिया के द्वारा जो है संचार क्रिया के द्वारा भोजन की सूचना जो है भोजन लाने वाले दल को दे दी जाती है और भोजन लाने वाला दल जो है वहाँ से भोजन को ला करके और छत्ते के जो पोस्ट होते हैं उनके अंदर भर देता है और भरने के पश्चात जो है पंखों के द्वारा उसको हवा दे करके उसको और अधिक गाढ़ा करता है, जिससे वो शहद के अंदर परिवर्तित हो जाए। अतिरिक्त जल को वहाँ से जो पंखों के द्वारा हटाया जाता है। तेजी से पंख फड़फड़ाते हैं जिससे कि वहाँ उस मकरंद के अंदर जो जल है वो निकल जाए, उड़ जाए और वो शहद के अंदर परिवर्तित हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो है श्रमिक मधुमक्खियाँ जो वो कार्य करती हैं, ठीक है। तो जो शहद है इसका कार्य जो वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। शहद बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है। जो पुराने ज़माने के अंदर प्राचीन काल के अंदर जो है शहद जो है वो कैसे प्राप्त करते थे, छत्ता जो होता है उसको तोड़ करके उससे शहद प्राप्त करते थे। तो प्राचीन काल के अंदर जहाँ भी छत्ता लगा हुआ है उस छत्ते के नीचे जो है धुआं कर देते थे, जिसके कारण वहाँ मक्खियाँ जो उड़ जाती थी और खुद के शरीर पर जो है मोटे कपड़े लपेट करके उस छत्ते को तोड़ लेते थे और तोड़ करके उसको उससे शहद निकालते थे। तो इस प्रकार से जो शहद निकालते थे तो उसके अंदर जो है मधुमक्खी के अंडे, उसके लार्वा, प्यूपा, ये सभी जो है ये भी उसके अंदर ही पिस जाते थे। तो इस प्रकार से जो शहद होता था वो अशुद्ध हो जाता था, ठीक है। तो वो अशुद्ध शहद होता था। लेकिन जो प्राकृतिक जो छत्ता होता है उसमें जो है अगर इस तरीके से शहद निकालना है तो वो गलत है। तो प्राकृतिक जो छत्ता होता है उसमें ऊपरी भाग के अंदर जो है शहद होता है और निचले हिस्से के अंदर जो उसके अंडे, लार्वा और प्यूपा वगैरह होते हैं। तो अगर इस तरीके से शहद निकालना है तो उसके ऊपरी भाग को काट लेना चाहिए, ब्लेड या चाकू या फिर ब्लेड की सहायता से उसको काट करके ऊपरी भाग को अलग कर लेना चाहिए। बाकी छत्ता जो उसके साथ ही लगा रहने देना चाहिए, जिससे कि वो छत्ता जो है आगे दोबारा से फिर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से छत्ते से शहद को अलग करना चाहिए। पिछले कुछ दशकों के अंदर जो है आधुनिक छत्तों का निर्माण किया गया है, आधुनिक छत्तों का विकास हुआ है, जिससे कि जो कृत्रिम छत्ते होते हैं उनका विकास हुआ है, जिससे कि आधुनिक जो मधुमक्खी पालन है उसका विकास हुआ है। मधुमक्खी पालन जो है इसके लिए जो है मधुमक्खी पालन करने के लिए जो है पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी पालन करने के लिए
प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। भारत के अंदर जो है जो अपनी खादी ग्रामोद्योग जो है इसके द्वारा जो है सभी राज्यों के अंदर, लगभग सभी राज्यों के अंदर खादी ग्रामोद्योग के द्वारा जो है प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जिनमें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है कि मधुमक्खी पालन किस प्रकार से करना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो है खादी ग्रामोद्योग विद्यालय जो है राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा जयपुर के अंदर स्थित है, जिसमें कि ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राजस्थान में जो प्रशिक्षण का कार्य है मधुमक्खी पालन का, वो राजस्थान खादी संघ जो है शिवदासपुरा जयपुर के अंदर इसका विद्यालय है, यहाँ पर प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा, एक परियोजना है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, इसके द्वारा जो है कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा के अंदर जो है कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा के अंदर भी मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो भी स्थित है जौलीकोट नैनीताल में। उत्तर प्रदेश में जो प्रशिक्षण केंद्र है वो राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र जौलीकोट नैनीताल के अंदर उपस्थित है, वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मधुमक्खी पालन का कार्य जो है वैसे तो सभी राज्यों के अंदर जो है, अधिकांश राज्यों के अंदर जो है ये किया जाता है, अधिकांश राज्यों में मधुमक्खी पालन होता है। लेकिन जो तमिलनाडु है, केरल है और बिहार है और मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अंदर मधुमक्खी का जो पालन का कार्य है वो बहुत अधिक होता है और शहद बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों के बारे में, उनकी संरचना, उनके बिहेवियर के बारे में। ओके, और अगली वीडियो के अंदर हम जो है मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे, मधुमक्खी पालन के अंदर क्या उपकरण होते हैं और क्या उसका कृषि के अंदर महत्व होता है। ओके, थैंक यू।